तो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करने वाला हूँ मैं जैसे पहले पोर्टल वेन की बात करूँगा ताकि थोड़ा बहुत लैंड मार्क है वो काफ़ी हद तक समझ में आ जाए। फिर हम बात करेंगे मेनू से ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स में भी हम हमारे 2 चैप्टर 8 में लेक्चर रहेगा ये थोड़ा सा हमारा, जिसमें हम सारे इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्ट 1 में इस तरीके से मैं बात करूँगा इस तरीके से, जिसमें हमारा पेनक्रियास, ड्यूओडेनम और क्या कहते हैं इस तरीके से स्टोमक, इसको कवर करेंगे। और पार्ट 2 का उसमें हेपेटिक बिलियरी वाला रहेगा और उसके अलावा क्या कहते हैं इस तरीके से जो इंटेस्टाइन वाला चैप्टर रहेगा उसके बारे में बातचीत की जाएगी। ये कुछ एक ही दो क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टोमक का बड़ा क्वेश्चन आता है, तो स्टोमक वाला टॉपिक तो जानते ही पड़े आप। पोर्टल वाले सिस्टम पे भी, पोर्टो की वाला एनास्टोमोसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लंबा क्वेश्चन, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 10-12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए जियो को भी करना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ पोर्टल वेन के बारे में। पोर्टल वेन आप समझ सकते हैं कहाँ से मिल रही है, तो लिवर में जाके मिल रही है। चल मैं तो अगर पढ़ाने का स्टाइल मेरा यहाँ से है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से लिवर में राइट पोर्टल वेन और लेफ्ट पोर्टल वेन मिल रही है। इस प्रकार हमारा सिस्टम है। जिसमें बात करें लेफ्ट से बात करने से कोई इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी होती है, इसका नाम है क्या, अम्बिलिकल वेन। ये क्या नाम है इसका, पैरा अम्बिलिकल वेन। इसको आगे बढ़ा दिए इस तरीके से। ये क्या है, पोर्टो केवल अनास्टोमोसिस कर देती है। अदर जो सिस्टमिक सर्कुलेटर की वेन आ रही होती है इसके संग अनास्टोमोसिस कर लेती है। जैसे पोर्टो केवल अनास्टोमोसिस की एक लोकेशन ये है, इस तरीके से फर्स्ट लोकेशन है, मतलब उसके बारे में आगे बात करेंगे ये चीज़। फिर उसके बाद आती है हमारी गैस्ट्रिक सिस्टम से रिलेटेड एक तरीके से वेन। तो इस तरीके से क्या आ गई हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आ गई, क्या है हमारी ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। फिर उसके अलावा और आगे बढ़े ब्रांचेस के नाम पे, इसके नीचे आती है हमारी 2 ब्रांचेस उनमें ट्रिब्यूटरी। तो एक आती है हमारी सुपीरियर पैनक्रियाटिक और डोडेनल, जैसे लेफ्ट है तो इधर सेट क्या आ जाएगी राइट, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन। तो उसके बाद क्या आएगी हमारी सुपीरियर पैनक्रियाटिक और डोडेनल वेन। पैनक्रियाटिक और डोडेनल वेन की वगैरह की बातचीत करी होती है ना, उसमें पैनक्रियाटिक डोडेनल वेन। और फिर लास्ट में आ जाती है हमारे इस तरीके से 2 हमारे स्प्लीनिक वेन आ जाती थी लास्ट में, यहाँ जुड़ रही थी। इस तरीके से क्या है स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन से याद रखना, इसमें सीधे पोर्टल वेन से नहीं जो निकलती, स्प्लीनिक वेन के से निकलती है हमारी इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। और इसके लिए जो लास्ट में हमारी जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन और सुपीरियर मतलब स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन मिल के क्या बनाती है हमारी पोर्टल वेन। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन हो गई, इससे क्या हो गया ये स्प्लीनिक वेन हो गई, स्प्लीनिक वेन है। और ये क्या हो गया हमारे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है। यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर आ रही है हमारी सुपीरियर पैनक्रियाटिक और डोडेनल वेन, और इधर की साइड राइट गैस्ट्रिक वेन। तो क्या होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और क्या होता है राइट गैस्ट्रिक वेन। और ये कहती है हमारी सुपीरियर पैनक्रियाटिक और डोडेनल आर्टरी बताई थी हमने, इसमें पैनक्रियाटिक और डोडेनल वेन, ठीक है। सुपीरियर पैनक्रियाटिको डोडेनल वेन, ये मैं डायरेक्ट ब्रांच में बता रहा हूँ। बाकी सिस्टम जो इस तरीके से आर्टरी वगैरह वाला सिस्टम है लगभग वैसे ही चलता है, ऑर्गन में तुम पढ़ लेंगे तो ये चीज़ है। एनास्टोमोसिस की बात करें, चलो पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस की बात करें, चलो देते एक लोकेशन से मैंने ये बता दी। दूसरी लोकेशन रहती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है उससे एक तरीके से ब्रांच निकलती है जो कि एनास्टोमोसिस करती है। इस तरीके से ईसोफेगस के संग ईसोफेगस वाली ब्रांच है, जिसका नाम होता है इस तरीके से हमारी ईसोफेगस वाली डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। इसमें क्या होती है हमारी एसेसरी हेमी हो जाएगा, इसमें एसेसरी हेमी एजाइगस वेन। इसकी तो ये एनास्टोमोसिस होता है, जिसके कारण क्या बनता है ये एनास्टोमोसिस क्या कहलाता है हमारा, ऐसे पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। तो इसके 2-3 एनास्टोमोसिस याद रखना एक तरीके से। तो इस गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पे होता है। और क्या होता है हमारा इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से भी ब्रांच निकलती है। इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकलती है हमारे, जैसे सुपीरियर रेक्टल वेन आर्टरी बात करती है उसमें सुपीरियर रेक्टल वेन होगी, सुपीरियर रेक्टल वेन निकलेगी, सुपीरियर रेक्टल वेन, क्योंकि एनास्टोमोसिस करेगी किसके संग हमारी अदर 2 वेन है, एक तो इन्फीरियर रेक्टल वेन और मिडल रेक्टल वेन। ठीक है, इसमें आर्टरी के केस में पढ़ चुके हैं कौन सी कहाँ से आती है।
तो जब से बात की रही थी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बताई थी मैंने, उसमें तो किससे आ रही थी, इससे आ रही थी। इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी किससे आ रही थी हमारी, इतनी सी इलियक आर्टरी से आ रही थी, डायरेक्ट बात थी हमारी इलियक आर्टरी की, इंटरनल इलियक आर्टरी की। हाँ, इंटीरियर इलियक आर्टरी में एंटीरियर डिवीजन था, और उसी में एंटीरियर डिवीजन में इंटरपोडेंटल आर्टरी जिससे इससे हमारे ब्रांच निकल रही थी, जिसका नाम था हमारा इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। तो इससे क्या हमारा सिस्टम काम करता है ये पता होना चाहिए। किसी संग अनास्टोमोसिस कर रही है यहाँ पे, ये तरीके से सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की वेन है वो इस तरीके से कर रही है, मिडल एंड किसके संग हमारे इन्फीरियर रेक्टल वेन के संग अनास्टोमोसिस कर रही है। ये काम इसमें चल रहा है, और काम चल रहा है। तो इस तरीके से इसमें से भी एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है इस तरीके से जो स्प्लेनिक वेन है, उससे ब्रांच निकलती है, कुछ कहते हैं रीनल लिखा जाए, क्योंकि क्या है इस तरीके से रीनल वेन के संग क्या कहते हैं इस तरीके से रीनल वेन के संग अनास्टोमोसिस होती है, कहते हैं रीनल वेन के संग अनास्टोमोसिस कहते हैं। ये हमारी लोकेशन हो जाती है कौन सी, ये वाली लोकेशन ये। और लास्ट वाली लोकेशन जो आती है वो आती है हमारे एक तरीके से बेयर एरिया। इसके बारे में अब डायग्राम का मैं वैसे करने में दिक्कत आएगी इसको, तो मैं लोकेशन बताया था कौन सी, हमारा पैरा अम्बलाइकल पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। इसमें क्या आती है पैरा अम्बलाइकल रीजन, जिसपे क्या है एक तरीके से पोर्टल यदि हाइपरटेंशन तो क्या के बारे में तो ये बात सीख जाएगी। तो यदि दूसरा एरिया क्या रहेगा हमारा इस तरीके से गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन पे आएगी, जिससे क्या बिल्डअप होता है ईसोफेजियल वेरिसेल होगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे जब वो सर्जरी वाला सेशन स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा और आती है हमारी ब्रांच कौन सी, वो रहती है हमारा एनल कैनाल पे। एक होती है हमारी क्या होता है बेयर एरिया होता है हमारा लिवर का, उस पर करती है। और पांचवा एरिया का होता है हमारा रीनल वाला पार्ट पे, तो इस प्रकार हमारे 4 या 5 पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस देखने को मिलते हैं। याद आपको 3 रखने का देंगे, पैरा अम्बलिकल रीजन, कैपिट मेडुसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे। उसके अलावा ईसोफेजियल वेरिसेस, और उसके अलावा क्या क्या है एनाल कैनाल में क्या बिल्डअप होगा, हीमोरॉइड्स बिल्डअप होगा। ये जो थोड़ा सा बताया था मैं, पोर्टोकेवल पोर्टल हाइपरटेंशन मान लो, पोर्टल हाइपरटेंशन। पैरा अम्बलिकल रीजन में क्या मिलेगा, कैपिट मेडुसा मिलेगा, रीजन के ईसोफेजियल वेरिसेस देखने मिलेगा, एनाल कैनाल में हीमोरॉइड्स देखने मिलेगा। ये जो इस प्रकार आप समझिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो सारे ऑर्गन हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ये प्रॉपर आप डायग्राम बनाते चलिए, उसके आधार पर हम सारे ऑर्गन को कवर कर लेंगे। ये चीज़ सबसे पहला ऑर्गन रहने वाला है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन, वो है स्टमक। ये चीज़ तो स्टमक के केस में याद रखने चले वो क्या क्या याद रखने, आर्टरी सप्लाई हमने पढ़ा चुके। चलो स्टमक से हमें अलग चैप्टर पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, आर्टरी सप्लाई होती है। आर्टरी सप्लाई हम उसको लेक्चर में बता चुके पहले ही, आर्टरी सप्लाई चेकआउट हो गई। उसके बाद आती है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज की बातचीत कर लें तो ये होता है हमारा वीनस ड्रेनेज एक तरीके से, हमें स्टमक बन गया हमारा, जिसमें एक तरीके से कौन सी हमारी तो पोर्टल वेन जा रही है, इधर से पोर्टल वेन निकल रही है। पोर्टल वेन में से साइड कौन सी बात निकल रही है हमारी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ये कैमरे में ज़्यादा चौड़ा गया, इसको लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन निकल रही है, ये चीज़ गलत है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन निकल रही है हमारी, और उसके अलावा क्या निकलती है, पोर्टल वेन भी निकल रही थी हमारी, राइट गैस्ट्रिक वेन। ये तो इतनी इधर का तो जुगाड़ थी नहीं कर दिया पोर्टल वेन वाले ने। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर बात नहीं चले तो एक वेन निकलती है जिससे सीधी जा रही थी स्प्लीनिक वेन, और उसके नीचे हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की मिल के बननी थी। तो इसमें स्प्लीनिक वेन से भी हमारी ब्रांचेज निकलेंगी, जिसमें क्या क्या शॉर्ट स्प्लीनिक वेन निकलती है, शॉर्ट स्प्लीनिक वेन होती है। ये चीज़ है शॉर्ट स्प्लीनिक वेन होगी। और इसके अलावा स्पॉट स्प्लीनिक वेन पे मैंने बताया था, स्पॉट स्प्लीनिक वेन से कौन सी वेन निकलते हैं हमारे, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। उसका कोई ऐसी ब्रांच वगैरह रहती नहीं, ये चीज़ तो उसमें चीज़ ध्यान रखकर शॉर्ट स्प्लीनिक वेन याद रखनी है। और शॉर्ट स्प्लीनिक वेन से इधर की साइड कौन सी निकल रही है हमारी, लेफ्ट गैस्ट्रो, चल नाम लिख ही देता है,
इधर से खाटी पोर्टल वेन से कौन सी बात निकल रही है हमारी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। उसके अलावा क्या मिल रही है हमारी, राइट गैस्ट्रिक वेन। और उसके अलावा क्या, स्प्लीनिक वेन से क्या निकल रही है, स्प्लीनिक वेन से हमारी शॉर्ट वेन से निकल रही है। और क्या निकल रही है हमारी, एक तरीके से लेफ्ट गैस्ट्रो एपीप्लॉइक वेन निकल रही है ये। फिर लास्ट में एक तरीके से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से क्या ब्रांच निकलती है हमारे, एक तरीके से राइट गैस्ट्रो एपीप्लॉइक वेन। इस तरीके से यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आ गई, इससे क्या होती है हमारी राइट गैस्ट्रो एपीप्लॉइक वेन। तो इस तरीके से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन निकलती है राइट गैस्ट्रो एपीप्लॉइक वेन। इस प्रकार हमारा सिस्टम हो गया इस तरीके से किसका, इसकी वेनस ड्रेनेज का, नर्व सप्लाई। उसके अलावा क्या है लिम्फेटिक्स की, लिम्फेटिक्स में क्या होगा, 4 पार्ट बांटने होते हैं। चार पार्ट है इसके, ये पहला थोड़ा सा लार्जर पार्ट बनाना, 3 में थोड़ा सा छोटा बनाना है, ये थोड़ा सा लार्जर। ये फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा, उसको वो ड्रेन करता है किसमें, हमारे काम करता है इस तरीके से लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। फिर इससे सारे 4 किस्म करेगा, राइट गैस्ट्रिक नोड, लास्ट में से सीलर नोड में रेफर करेंगे। तो ये कैसे में ड्रेन करेगा, इस तरीके पार्ट 1 है, इधर लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में डिप करेगा। पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 किस में करेगा, राइट गैस्ट्रिक नोड में करेगा। दोनों मिले किस में करेंगे, प्रॉप बना के आना, यदि क्वेश्चन आया थे मैं लिख के आना। ये मैं समझा रहा हूँ काफ़ी हद तक, खाली बस किताब का डायग्राम देख के भी बता सकते हो, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आपको खुद की प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए, इसलिए मेरे साथ देख के बनाइए डायग्रामों को। तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड राइट गैस्ट्रिक नोड होते थे, सीलियक नोड में गिरते हैं, सीलियक नोड में गिरते हैं, सीलियक नोड ये। इसी प्रकार यदि इधर की साइड आती है ग्रेटर कर्वेचर में, ग्रेटर कर्वेचर में 3 रहता है ये वाला एरिया, ये रहता है हमारा 2। तो 1 2 3 4 ऐसे मतलब जो लार्जर एरिया उसको पहले बोलना है, जो सबसे लार्जर एरिया 1 है, उससे कम लार्जर एरिया 2 है, फिर उससे कम 3, फिर कम 4, इस प्रकार आ सकते हैं। तो इस तरह 3 वाला जो जा रहा है, तो वो जा रहा है हमारा पैनक्रियाटिक नोड। ये थोड़ा अलग नाम है, इसको याद रखना, पैनक्रियाटिक नोड। और जो हमारा 3 वाला है, 3 बाद क्या जा रहा है, 1 2 3 बार 2 में जो जा रहा है वो कौन सा जा रहा है हमारा, लेसर कर्वेचर से, मतलब ग्रेटर कर्वेचर के नीचे वाले पार्ट से। उसमें क्या है हमारा एपीप्लॉइक वाला सिस्टम आ गया, तो राइट गैस्ट्रो एपीप्लॉइक नोड। और उसके अलावा जो पाइलोरस वाला रीजन है उससे क्या निकलती है, पाइलोरिक नोड निकलती है, पाइलोरिक नोड्स निकलने का काम करती है। तो ये चीज़ हो गई हमारे किसके, एक तरीके से इसके वीनस ड्रेनेज। फिर हम आते हैं एक तरीके से किसमें, हमारा एक तरीके से जो इसकी नर्व सप्लाई है उसके पे आता है। तो नर्व सप्लाई में बात करके चलें, यदि ये हमारी राइट वेगस है, राइट वेगस बन जाती है हमारी पोस्टीरियर वेगल टंग, और हमारे लेफ्ट बन जाती है, लेफ्ट वेगस को बन जाती है हमारी एंटीरियर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के नाम पे, राइट वेगस पोस्टीरियर वेगस। इसके बाद वेगोटमी कहाँ पे कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में हम सेपरेट जब मैं सर्जरी पढ़ाऊँगा तब इसके बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। मेन चीज़ इसमें वेगोटमी करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट रहता है, इसलिए इसकी नर्व सप्लाई पड़ी जाती है। वैसे हम हालाल ऑर्गन में नर्व सप्लाई नहीं पड़ते थे, तो ये चीज़ है। तो इसमें बात करते हैं तो सुपीरियर एक्सपेक्ट से आता है, ये एंटीरियर वेगल टंग है, तो एंटीरियर वाले लेवल पे बात कर रहा हूँ। एंटीरियर लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे यदि आए, एंटीरियर के किस में याद रखना, खाली हेपेटिक ब्रांच रहती है उसकी एक्स्ट्रा में, उसमें याद रखना उसका हेपेटिक ब्रांच रहती है। एंटीरियर की बात करना, एंटीरियर में हेपेटिक ब्रांच रहती है। दोनों में 2 चीज़ जो कॉमन रहती है वो रहती है हमारे एक तरीके से, तो सीलक के लिए ब्रांच कॉमन रहती है दोनों में, दोनों केस में। और एक रहती है नर्व ऑफ लेटरजेंट, इसका क्या नाम है इस तरह इस नर्व का, ये मतलब सारी नर्व को मिलकर बनाते हैं नर्व ऑफ लेटरजेंट। नर्व ऑफ लेटरजेंट कॉमन है, इसमें दोनों में मिलती है, राइट वेगस में मिलती है और लेफ्ट वेगस में मिलती है, ये कॉमन है।
राइट वेगस में जो एक्स्ट्रा मिलती है हमारी पोस्टीरियर साइड में, वो मिलती है हमारी नर्व टू ग्रेसी, ठीक है। जैसे मैं तो इसके लिए बता दिया मैंने, तो हमारे इंटीरियर वाले के लिए, पोस्टीरियर वाले के लिए बताता हूँ। एक्स्ट्रा में मिलती है हमारा, एक्स्ट्रा में इस तरीके से हमारे नर्व ऑफ ग्रेसी मिलती है। नर्व ऑफ ग्रेसी, नर्व ऑफ ग्रेसी नाम क्यों है? क्योंकि जब भी हम वेगोटोमी करते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इसके वेगोटोमी करते हैं कि ये छूट जाए हमसे। और ये है लास्ट में याद रखना, इसमें होती है कोई नो हेपेटिक ब्रांच नहीं होती इसमें, जो इसमें नो हेपेटिक ब्रांच इसमें नहीं होती। ये एक कम करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। ट्रंकल वेगोटोमी के केस में याद रखें, थोड़ा सा ओवरव्यू दो। तो ट्रंकल वेगोटोमी ज़्यादातर क्या कि हम क्रोनिक केस में करते हैं ये, और क्रोनिक केस में काम करते हैं पूरा ट्रंक के ऊपर से जो हमारा यहाँ से सिस्टम है उसको काटने को होता है। इसमें हेपेटिक ब्रांच भी जाती है हमारी, और जो इस तरीके से बाकी और भी ब्रांच जाती है इस तरीके से, क्योंकि एक तरीके से क्रोनिक जो अलग जो केस आ गया इस तरीके से उसमें किया जाता है, ठीक है। तो सिलेक्टिव वेगोटोमी वगैरह होती है वो किसमें की जाती है? उसमें क्या करते हैं, खाली नर्व ऑफ लिटरजेंट सिलेक्टिव वाली जो होती है उसमें नर्व ऑफ लिटरजेंट और एक तरीके से सीले ट्रंक वाली हेपेटिक वाली ब्रांच को जो छोड़ देते हैं, बाकी सीले गेंगलिया वाली जो ब्रांच है उसको भी उड़ा देते हैं। मेन जो होता है कि इस तरीके से कोई सी ब्रांच नहीं बचती है। सीलक वाली जो होती हैं उसमें हाईली सिलेक्टिव में खाली हम छाड़ के नर्व ऑफ लिटरजेंट को ही हटाते हैं। अब इसके बारे में पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा जब मैं इसमें वेगोटोमी क्या क्या सिग्निफिकेंस करते खाने पीते, इसके बारे में तभी बताएंगे, तब इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। कॉम्प्लिकेशन भी रहते हैं इसके ये है, तो उसमें तब इसका अच्छा ज़्यादा सिक्वेंस बनाया फिर होता है ना। ये लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका इसलिए फ्लोर ऑफ स्टमक। अब लगा सकते हैं क्या क्या चीज़ें रहती हैं फ्लोर ऑफ स्टमक में, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। इसके पीछे वाले एरिया में क्या था हमारा पेनक्रियास था, तो पेनक्रियास रहता है इसमें, स्ट्रक्चर के नाम रखा डायग्राम नहीं बना रहा, उसमें पेनक्रियास रहता है। और उसके अलावा क्या रहता था, पेनक्रियास के अलावा पेनक्रियास जो हमारा इस तरीके से वो रहता था, तो मीजोकोलन रहता था। ये मतलब ऐसे लगा लीजिए जो लेसर कर्वेचर आता है, लेसर सेक पढ़ाता हूँ, लेसर सेक के भी पीछे आता है हमारा इसे ट्रांसवर्स कोलोन पेनक्रियास देखना, पेनक्रियास हुए, ट्रांसवर्स कोलोन हुआ, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन हुआ। उसके अलावा क्या रीनल वगैरह वाला केस मान सकते कौन सा होगा, लेफ्ट किडनी होगी, किडनी तो लेफ्ट किडनी नहीं लगा सकते हैं। और उसके अलावा आयोटा छोड़ दीजिए, आयोटा वगैरह रहेगा, आयोटा। उसके अलावा क्या आयोटा के अलावा क्या रहता है, सीलेट रंग रहता है, उससे ब्रांच निकलती है। स्प्लीनिक आर्टरी रहती है, पोस्टीरियर रहती है, स्प्लीनिक आर्टरी रहती है फ्लोर में। और क्या रहता है स्प्लीनिक आर्टरी जैसे किडनी बताई लेफ्ट किडनी, तो फिर कहता है एड्रीनल ग्लैंड भी रहेगी, उसके एड्रीनल ग्लैंड, ये तो स्प्लीनिक आर्टरी होगी। और उसके अलावा जैसे ट्रांसफर कोलोन तो ट्रांसफर मीजोकोलोन हो गया। तो ये हमारी स्ट्रक्चर रहती है इस तरीके से, किसमें फ्लोर ऑफ किसमें हमारे स्टमक में क्वेश्चन आ सकता है इससे आपके लिए। ये स्टमक फ्लोर स्टमक या स्टमक बेड भी कहते हैं, स्टमक बेड। ये हाँ स्प्लीन भी काउंट कर सकते हैं, स्प्लीन में बताया नहीं, स्प्लीन भी याद है, स्प्लीन वाले उसमें काउंट कर रहे हैं। लेसर कर्वेचर वाली केस में इसमें ये चीज़ है, लेसर कर्वेचर यार बार बार बोलता हूँ मैं, लेसर सेक में काउंट कर देना। इस प्रकार हमारा क्या हुआ है स्टमक का वो खत्म हो गया। देखो कितने छोटे छोटे टॉपिक है। हाँ आता बड़ा क्वेश्चन है, प्रॉपर लिख के आ रहे थे आपके लिए आए तो ये। फिर हम आते हैं स्प्लीन पे, जिसमें ऐसा कुछ खास बताने को है नहीं है। वैसा ये भी है कि इन पे इन्फेक्ट कोलिक ऑपरेशन गैस्ट्रिक एक्सप्रेशन ये है, वैसे ऐसे कुछ खास है नहीं है। उसमें डायग्राम के नाम पे आया तो वो पुराना जो डायग्राम मैंने बताया था, जैसे टेल ऑफ पेनक्रियास से निकल रही थी, पीछे से कौन सी आर्टरी आएगी, जैसे तो लिगामेंट आएगा किडनी से लीनोइडल लिगामेंट। उसके अलावा कौन सी आर्टरी आएगी, स्प्लीनिक आर्टरी आएगी, इतनी से एब्डोमिनल आर्टरी से उठ के मतलब सीलेटम से उठ के किसके सारे टेल के सारे होते हुए और कहाँ से आर्टरी निकलेगी, इतनी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलेगी स्टमक को एंटीरियर साइड में। इस प्रकार आप डायग्राम को सोच सकते हैं ये आइलम को, और उससे फिर चीज़ें जो होती हैं वो हमारी काम करती है। थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या इसको, ठीक है। स्प्लीन पे, स्प्लीन के बारे में याद रखना है, जो किस में रहता है हमारा 9th 10th और किस में रहता है 11th रिब पे रहता है, ठीक है। 9th 10th और 11th रिब पे रहने का काम करता है ये। इसमें कौन कौन सी ब्रांच निकलती है, मतलब कौन कौन सी ब्रांच आती है इस तरीके से एरिया में, ये सीरीज स्प्लीन हुआ,
स्प्लीन पे कौन सी आती है इधर, एब्डोमिनल आयोटा से ब्रांच उठ जाएगी और इससे कहाँ निकल जाएगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के लिए ब्रांच निकल जाएगी। किसको लिखो, स्टमक को। ये इस प्रकार होता है। इसमें पीछे की साइड क्या रहती है, हमारी किडनी रहती है। इससे क्या जुड़ा होता है, लिगामेंट जुड़ा रहता है, क्या होता है, लीनो रीनल लिगामेंट। ये क्या रहती है, हमारी स्प्लीनिक आर्टरी रहती है, स्प्लीनिक आर्टरी। और ये क्या रहेगी, हमारी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जैसे जो स्प्लीनिक आर्टरी के जो एरिया उससे याद रखना क्या जुड़ा रहता है, हमारा टेल ऑफ पेंक्रियास। जब भी आप जैसे डाइसेक्शन करेंगे तो डाइसेक्शन में हो सकता है काफ़ी बार मामला है कि टेल ऑफ पेंक्रियास के संग ही मिल जाए। ये जैसे आपको जैसे इसमें तो डायग्राम में भी थोड़ा समझ में नहीं आएगा जब आप डाइसेक्शन करेंगे, क्योंकि मेन जो स्प्लीन पे कभी वैसे तो क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन क्या है कि इस पे जो क्या कि आपसे वाइवा में जब वो इस तरीके से ऑर्गन पकड़ा देता है तो आपको पूछ सकता है कि कैसे कैसे होता है, क्या सिस्टम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसमें काफ़ी बार हो सकता है कि आपको हाइलम वाला जो एरिया होता है स्प्लीन का, उसमें एक तरीके से आपको टेल ऑफ पेंक्रियास चुपकी हुई मिल जाए। बहुत बार संभावना है कि टेल ऑफ पेंक्रियास बहुत ज़्यादा नियर बाई होती है, उसको अलग करना उतना आसान होता नहीं है। क्योंकि एक तरीके से मैं बताता कि ये पेंक्रियास का है क्योंकि जो स्प्लीन है वो इतनी दोनों तीनों तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से उसमें पेरिटोनियल होगा। हाँ, ये चीज़ में ध्यान रखें, पेंक्रियास रेट्रोपेरिटोनियल है तो उसमें टेल ऑफ पेंक्रियास पेरिटोनियल है, तो पूरा प्रॉपर पूरी तरीके से रेट्रोपेरिटोनियल नहीं है। एक तरीके पेंक्रियास टेल ऑफ पेंक्रियास से एक तरीके से वो रेट्रोपेरिटोनियल हो रहा है। तो एक तरीके से टेल ऑफ पेंक्रियास जो है वो क्या मिलती है, स्प्लीन के साथ जुड़ी हुई मिलती है। तो इससे क्या क्या जो आगे का हिस्सा होता है पीछे का वो तो क्या रेट्रोपेरिटोनियल, तो उसको वो तो सीधे अलग हो जाता है। टेल ऑफ पेंक्रियास स्प्लीन जो होती है वो अलग होती नहीं है, आसानी से नहीं होती है। मैंने अब उससे अलग भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि डाइसेक्शन में क्या ये नहीं किसी ने अलग कर दिया तो ये लगाते हैं भाई। ये काफ़ी बार संभावना है अच्छी कहते कि आपको एक फ्लैश लटक सा ही हुआ ऐसा मिल जाए। काफ़ी बार लोगों को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्प्लीन से लटका हुआ है, स्प्लीन का ही कुछ बोलना है, स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीनिक वेन वगैरह कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। हालांकि स्प्लीनिक वेन स्प्लीनिक आर्टरी भी जा रही है, इस पर वो सीधे होकर जा रही है। जैसे मान के चलो ये इसके जस्ट पीछे वाला एरिया बात कर रहे हैं, जैसे जस्ट ऊपर से आ रही है स्प्लीनिक आर्टरी तो, और जस्ट पीछे से कहाँ जा रही है, स्प्लीनिक वेन जा रही है। तो स्प्लीनिक वेन में कंफ्यूजन नहीं करना, जो एक तरीके से एरिया दिखे सही ढंग का सा हाइलम पे जिसमें बहुत बड़ा ऐसे स्ट्रक्चर एरिया जो समझ जाना है, ये एक तरीके से वो हमारा टेल ऑफ पेंक्रियास भी है। यहाँ पे गलती थी ये चीज़ दे रखे तो गलती आपने यहाँ पर ही तो आपको पढ़ना ही बेकार है ये चीज़ें। हाँ मतलब कितना बड़ा सा दिया और ये पे आर्टरी वेन से दिक्कत घटे तो मतलब आप लेक्चर में थी पढ़ाई कमी करें तो बढ़िया है। फिर ये चीज़ है, तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान है, तो स्प्लीनिक आर्टरी होता है अपर साइड में रहती है और जो स्प्लीनिक वेन है जस्ट पोस्टीरियरली गति करती है। ठीक है, इससे से कौन सी बात निकलती है, हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिक्लोइक वेन निकलती है, इसकी वेन्स वगैरह मालूम आती है। इसमें बात करें चले तो उसके डिप्रेशन रहते हैं एरिया के ऊपर वाला जो एरिया रहेगा उसको क्या रहते हैं, हमारा एक तरीके से गैस्ट्रिक वाला एरिया रहेगा। और नीचे वाला क्या रहेगा, हमारा रीनल इंप्रेशन गैस्ट्रिक इंप्रेशन। आगे क्या रहेगा, एक तरीके से कोलिक इंप्रेशन। ये भी पूछ सकता है सर, जैसे ये एरिया है स्प्लीन का, इस तरीके से ऊपर वाली साइड पे क्या रहेगा हमारा गैस्ट्रिक इंप्रेशन, नीचे रहेगा हमारा रीनल इंप्रेशन और ये क्या रहेगा कोलिक इंप्रेशन और ट्रांसवर्स कोलन के आगे का एरिया। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चरल रिलेशन का हिसाब लगा सकते हैं, कौन कौन से जगह रिलेशन रहेंगे आपको। ये चाहिए स्टमक का रहता है लेफ्ट कोलिक फिशर का रहता है। कोलिक में ध्यान रखना कौन सा रहेगा, कोलिक में लेफ्ट कोलिक फिशर है। धीरे धीरे जो एक तरीके जहाँ पर चेंज हो रहा है तरीके से ट्रांसवर्स कोलन से लेफ्ट कोलन में चेंज हो रहा है, डिसेंडिंग कोलन में लेफ्ट कोलिक फिशर हुआ। टेल ऑफ पेंक्रियास जुड़ी रहती है हमारे से प्रॉपर जुड़ी हुई मिल जाएगी। और उसके अलावा क्या होते हैं, किडनी जुड़ी रहती है, विसरल रिलेशन पूछ सकता है। आर्टरी सप्लाई आप जानते हैं, फिर स्प्लीनिक आर्टरी रहती है, वेनस ड्रेनेज भी आप जानते हैं। तो ये चीज़ें इस पर अगर आप अब भी गलत नहीं होनी चाहिए, स्प्लीन में मैंने पढ़ा दिया तो ये। हाँ, और जो बाहर की सर्विस है इसको याद रखना, तो इसको क्या कहते हैं हम इसको, जैसे इधर वेंट्रा सर्विस क्या जाती है, ये क्या है भाई डायमेटिक सर्विस कही जाती है। ये कंडीशन वगैरह बच्चों हम सही करेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, स्प्लीन वाला चैप्टर है वो खत्म हो गया।
अपना माध्यम मेन लेक्चर किसके ड्यूडेनम पैंक्रियास वाले पे। ड्यूडेनम पे बात करते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए ड्यूडेनम के केस में। ड्यूडेनम के इस तरीके से 4 पार्ट तो ड्यूडेनम के होते हैं मेन रूप से 4 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं तो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम का, फर्स्ट पार्ट इसका ड्यूडेनम का, फिर मैं तो ढंग से पता था फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम का। फिर होता है हमारा सेकंड पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट को याद रखना है क्वेश्चन में। उसके अलावा क्या रहता है फिर थर्ड पार्ट नीचे यूँ गति करता हुआ, और फिर ये फोर्थ पार्ट के रूप में थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। ये क्या रहता है हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है, ये रहता है हमारा सेकंड, ये रहता है हमारा थर्ड, और ये रहता है हमारा फोर्थ। ठीक है, इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है ड्यूडेनम का। इससे हम स्ट्रक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं कौन कौन सी है। इधर की साइड क्या आ रहा था ड्यूडेनम पे गैस्ट्रिक से निकलती पूरा लिवर बहुत बड़ा एरिया होता है वो कवर करता है, तो लिवर रहेगा इस तरीके से एरिया में लिवर है। उसके अलावा क्या रहता है हमारा गॉल ब्लैडर भी रहता है, इस तरीके से लिवर रहता है और गॉल ब्लैडर रहता है। उसके अलावा क्या कि ये ट्रांसवर्स कोलन के नीचे वाला ये चाहिए तो ट्रांसवर्स कोलन में गुजरता है इससे, हालांकि वो सेकंड पार्ट से रिलेशन है उसका, यहाँ पे नहीं है ये चीज़। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के बारे में कोई नहीं पूछता जाता है, आपसे पूछा जाता है मेनू से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन होता है हमारा, इम्पोर्टेंट है इसमें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की रिलेशन वगैरह पूछ सकता है तो जैसे यहाँ पर लिवर रहेगा। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन में निकलती है हमारी ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मेसोकोलन रिलेशन ये चीज़ें। उसके अलावा कोलोनोइड जो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन फोल्ड तो आ ही सकते हैं। तो ये तरीके से पोस्टीरियर वाला हो गया। तो एंटीरियर मेरा जैसे एंटीरियर वाला का पोस्टीरियर वाले में क्या आएंगे हमारे जो आर्टरी वेन वगैरह रहेगी जैसे इंफीरियर एब्डोमिनल आयोटा, इंफीरियर वेना कावा, और क्या कहते हैं इस तरीके से कि लेफ्ट किडनी रहती है। उसके अलावा सुवास मेजर वगैरह वो इस तरीके से रहती रहती है। उसके अलावा थर्ड पार्ट में बात करके चलें, थर्ड पार्ट में पोस्टीरियरली क्या मिलेगा, तो थर्ड पार्ट में सीधे याद रखना आपको पोस्टीरियरली ज़्यादा इंफीरियर वेना कावा, रीनल, और उसके अलावा सीधे आपको ध्यान रखना है स्टमक, और उसके अलावा स्टमक तो कहेगी मतलब किडनी याद रखती है। इसमें बात करते हैं पार्टी पोस्टीरियर रिलेशन सेम है, जैसे सेकंड और थर्ड पार्ट की बात करें तो पोस्टीरियर रिलेशन में जब भी आप याद रखिए तो जैसे फर्स्ट पार्ट की पोस्टीरियर रिलेशन तो पूछता नहीं है उससे अलग, तो यदि आपसे पूछा जाता है तो वो पूछा जाएगा इस तरीके से सेकंड पार्ट की पोस्टीरियर रिलेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन में बात करते हैं सेकंड पार्ट में इंफीरियर वेना कावा, एब्डोमिनल आयोटा, और क्या रहेगा हमारा उसी से लगा रिलेशन में हमारा रीनल के संग क्या रहेगा हमारा सुपरारीनल भी रह सकता है, रीनल वेसल भी याद रखना है, रीनल एब्डोमिनल फिर क्या हुआ। उसके अलावा क्या रहेगा रीनल वेसल। एब्डोमिनल आयोटा हटा देना इसमें, तो फर्स्ट पार्ट में थे इसमें तो एब्डोमिनल आयोटा है तो कट कर देना, क्योंकि एब्डोमिनल आयोटा किसका हुआ होता है, लेकिन याद तो रखना ही है आपको, कुछ रिलेशन है 3-4 स्ट्रक्चर आपको याद रखिए ताकि काम होगा आसान होगा। थर्ड पार्ट में बात करने चले तब वो आपको इंफीरियर वेना कावा कंसीडरेशन में लेना है, और क्या लेना है आपको इस तरीके से। तो थर्ड पार्ट में आए थे वो इंफीरियर वेना कावा को तो कंसीडरेशन में लेना ही है। उसके अलावा क्या देखेंगे जैसे सुवास मेजर और रही है, सुवास मेजर इनको आपको कंसीडरेशन में लेना है। उसके अलावा जैसे थर्ड पार्ट में पहुँचे तो आपको सुवास मेजर को कंसीडरेशन में लेना है। उसके अलावा क्या कि यूरेटर को कंसीडर इंफीरियर वेना कावा को कंसीडरेशन में लेना है। एब्डोमिनल रीनल वेन्स को आप कंसीडरेशन से हटा सकते हैं, इसमें ध्यान रखना रीनल होगा। उसके अलावा रीनल वेसल्स हुए, रीनल वेसल्स में कंसीडरेशन में लेना है। इसमें क्या इंफीरियर वेना कावा हो गया, एब्डोमिनल आयोटा हुआ, एब्डोमिनल थर्ड पार्ट के लिए बात करना, थर्ड पार्ट एब्डोमिनल आयोटा हुआ। फिर इसके अलावा क्या हो गया रीनल हो गया, फिर रीनल वेसल हुआ, ये क्या सुवास मेजर होगा। इसमें आपको रीनल वेसल कंसीडरेशन से हटा देना है, इन चीज़ों को याद रखना। इसमें एब्डोमिनल आयोटा कंसीडरेशन से हटाना था, और इसमें क्या है कि आपको रीनल वेसल कंसीडरेशन से हटाना, क्योंकि दूसरी लोकेशन भी तो चेंज हो जाएगा तो छोटे मोटे लेवल पर। तो ये चीज़ें इसमें याद रख सकते हैं आप। इसमें बताया एब्डोमिनल आयोटा यूज नहीं है, और वैसे राइट गोनेडल वेसल्स आप लिख सकते हैं,
ऐसे कुछ खाने की जरूरत है नहीं। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है इस तरीके से। किसका डोडेनम का, डोडेनम का सेकंड पार्ट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आती है इस तरीके से इसके हिस्से। तो डोडेनम का जो ऊपर वाला हिस्सा है इस तरीके से वो किस में आता है, हमारे फॉरगट में आता है। फॉरगट में कौन आता है, ये आता है ऊपर हिस्सा आता है इन फॉरगट में आता है। फॉरगट में क्या आता है, क्योंकि ये सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, हमारा सुपीरियर पेरिकार्डिको-डोडेनल आर्टरी के द्वारा, जो कि किसकी ब्रांच है, हमारी सीलियर ट्रंक की ब्रांच है। लेकिन जो इन्फीरियर वाला हिस्सा आता है वो आता है हमारा किस में, इस तरीके से मिडगट में, मिडगट में आता है। मिडगट में क्यों आता है, ये सबसे सुपीरियर हिस्सा है ये मिडगट, फॉरगट मैं कह रहा हूँ फॉरगट, तो कहते हैं मिडगट में आता है, क्योंकि ये कहते हैं इन्फीरियर पेरिकार्डिको-डोडेनल आर्टरी जो किसकी ब्रांच है, हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। इसके बीच में जो स्ट्रक्चर रहती है वो आती है हमारी मेजर पेपिला, इधर मेजर पेपिला मिलता है इसको, और इसमें से क्या जुड़ती है हमारी इस तरीके से, वो हमारी वेसल्स आके जुड़ती है, जिसमें एक तो हमारी होती है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, और उसके अलावा क्या जाती है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट। इसमें एक एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट भी होती है जिसकी ज़्यादा कुछ खास फंक्शन है नहीं है, मेन होती है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये मेजर पेपिला रहती है और माइनर पेपिला ये जाएगा, ये होता है हमारा मेजर पेपिला, ये रहता है हमारे कितना माइनर पेपिला। ठीक, इस प्रकार आप सिस्टम को याद रख सकते हैं, मेजर पेपिला माइनर पेपिला। इसमें मेजर पेपिला में कौन ड्रेन कर रहा है, हमारा एक तरीके से ड्रेन कर रही है बाइल डक्ट, और इसके अलावा क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक में डक्ट ऑफ विसेलबर्ग, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विसेलबर्ग एक तरीके से ड्रेन करने का काम करती है। आर्टरी सप्लाई पता ही है आपको, डोडेनम की बताई चुका हूँ, इसमें बात नहीं ये। फिर हम आते हैं इस तरीके से आज के लास्ट टॉपिक पे, वो है हमारा इस तरीके से पेनक्रियास। ये पेनक्रियास में इस तरीके से हिस्से कौन कौन से रहते हैं ये पता होना चाहिए। पेनक्रियास के हिस्से, पेनक्रियास के हिस्से रहते हैं हमारे इस तरीके से, हेड वाला हिस्सा रहता है हेड ऑफ पेनक्रियास, उसके अलावा क्या कहते हैं नेक ऑफ पेनक्रियास, बॉडी ऑफ पेनक्रियास और टेल ऑफ पेनक्रियास। टेल ऑफ पेनक्रियास की ध्यान रखना, टेल ऑफ पेनक्रियास तो पेरिटोनियल ऑर्गन है, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन नहीं। उसके अलावा इसमें रिलेशन की बात करें तो एंटीरियरली मैंने बताया था ये ट्रांसवर्स मीजेंट्री एक तरीके से वो किस पे चलती है, हमारी जो ट्रांसवर्स कोलोन मीजेंट्री वो पेनक्रियास पे चलती है। तो एंटीरियर पेनक्रियास पे क्या दिया जाएगा, ट्रांसवर्स कोलोन आ जाएगा। और उसके अलावा क्या रहेगा हमारा इस तरीके से, इसमें एंटीरियर रिलेशन आ जाएगा तो ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स मीजो कोलोन निकाल सकते हैं। और उसके अलावा कुछ हद तक आप जेजुनम निकाल सकते हैं, या अनसीनेट प्रोसेस के लिए केस में बात करें चलें जेजुनम, और उसके अलावा क्या कहते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स निकाल सकते हैं यदि आप अनसीनेट प्रोसेस को कंसिडरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और यदि ये इस तरीके से किसके यदि अनसीनेट पोर्शन के एंटीरियरली है तो ये इतने बीच में जा रहे हैं, और ये उसी चीज़ के लिए या इस तरीके से पोस्टीरियरली हो जाएंगे, किसके लिए हमारे एक तरीके से जो भाई जो और यही स्ट्रक्चर के लिए जो बॉडी है वो उस तरीके से बॉडी के लिए पोस्टीरियरली हो जाएंगे। इससे बात कर रहा हूँ मैं, ये डोडेनम रहता है हमारा, पेनक्रियास बात करें पेनक्रियास है, ये सिर्फ पेनक्रियास हो गया। ये पेनक्रियास में एक तरीके से क्या रहता है हमारा, पेनक्रियास में ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स मीजो कोलोन, ये क्या रहता है हमारा एंटीरियरली क्या रहेगा, एंटीरियरली ट्रांसवर्स कोलोन, मीजो कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन मीजो कोलोन। यदि अनसीनेट प्रोसेस को कंसिडरेशन करें जैसे वेसल्स होती है वो यहाँ से होकर गुजरती हैं, जैसे ये वेसल्स हो रही है, इतने सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स होकर गुजरती हैं, जैसे क्या है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होगी, उसके अलावा वेन है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और मैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक यदि वेन को कंसिडर करके चलें, वेन से क्या निकल रही है हमारे पीछे से क्या आएगी स्प्लेनिक वेन, क्या आएगी हमें स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन मैंने बताया था पेनक्रियास से जस्ट पीछे से होकर बढ़ती है। इस प्रकार आप रिलेशन का हिसाब लगा सकते हैं
कौन कौन से रिलेशन रहेंगे। यदि आपको एंटीरियर रिलेशन पूछा जाए तो वो रहेगा हमारा इस तरीके से, वो रहेगा हमारा एंटीरियर रिलेशन में जैसे ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मेजर कोलन। उसके अलावा यदि अनसीनेट प्रोसेस को कंसीडर करें, जैसे अनसीनेट प्रोसेस हम हेड में कंसीडर करते हैं, तो अनसीनेट प्रोसेस बनाने में एंटीरियर प्रोसेस के एंटीरियरली भी आ जाते हैं हमारे, क्या कहते हैं, ये इधर से दोनों वेसल्स हैं, चाहे हमारे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की बात की जाए, चाहे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की बात की जाए। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या आएगा, पोस्टीरियरली इस तरीके से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ही आ जाएगी, और उसके अलावा क्या कहते हैं स्प्लेनिक वेन आ जाती है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर रहेगी वो हमारी रहेगी इंफीरियर वेना कावा। ये इंफीरियर वेना कावा, और थोड़ा सा जस्ट इस तरीके से नेक वाले हिस्से को कंसीडर करके चले। जैसे हेड वाला हिस्सा पूछे अभी पोस्टीरियर रिलेशन में, हेड वाले हिस्से को पोस्टीरियर तो इंफीरियर वेना कावा कंसीडर करना है। तो नेक वाले हिस्से को पूछा तो एब्डोमिनल आयोडा को कंसीडर करके चलना है। ये थोड़ा सा एब्डोमिनल आयोडा थोड़ा सा खिसका हुआ होता है लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा ये चीज़ें जब भी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेफ्ट साइड वाली आई तो तब आपको कंसीडर नहीं करना है, तब आपको इसके लिए कंसीडर करना है। सुपीरियर साइड में क्या कहती होती है, टेल वगैरह तक पहुँच रहे हैं आप, तो आपको कौन सी चीज़ों को कंसीडर करके चलना है। टेल तक पहुँच रहे हैं तो आपको कंसीडर करना है, हमको स्पीड को कंसीडर करके चलना है। रीजनल वगैरह वाला हिस्सा जो होता है उसको कंसीडर करके चलना है। उसके अलावा एड्रेनल को भी कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि उसके बारे में ऐसा कुछ खास पूछता नहीं है ये चीज़ें। तो इस प्रकार हम देखते हैं, रिव्यू देख लेते हैं इसका। यदि आपसे हेड ऑफ पेंक्रियास के रिलेशन पूछें तो हेड ऑफ पेंक्रियास में क्या रहता है, हम हेड ऑफ पेंक्रियास की बात करते हैं। हेड ऑफ पेंक्रियास में फर्स्ट पार्ट और डोडिनम से जुड़ा रहता है, और क्या रहता है हमारा इस तरीके से पेंक्रियाटिक और डोडिनल आर्टरी रहती है। सुपीरियर पार्ट में बात करें तो सुपीरियर पेंक्रियाटिक। इंफीरियर पार्ट में बात करें तो इंफीरियरली क्या रहेगा हमारा थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम रहेगा, और क्या रहेगा इंफीरियर पेंक्रियाटिक और डोडिनल आर्टरी रहेगी। लेटर पार्ट में कंसीडर करते हैं, लेटर पार्ट में क्या रहेगा हमारा इस तरीके से सेकंड पार्ट डोडिनम, और इसके अलावा और क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा इस तरीके से पेंक्रियाटिक और डोडिनल वेसल रहेंगे, दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर सर्फेसेस की बात की तो हमारा ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मेसोकोलन, जेजुनम और इलियम वगैरह रहते हैं। ठीक है, फिर हम पोस्टीरियर सर्फेस की बात करते हैं, इंफीरियर वीना कावा। उसके अलावा इंफीरियर वीना कावा से क्या जुड़ी रहती है हमारी लेफ्ट रीनल वेन, और उसके अलावा पेनक्रियास के जस्ट पीछे कौन सी आ रही है डक्ट हमारी बायो डक्ट आ रही है, जो कि इस तरीके से दोनों मिलकर कहाँ पे डक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से मेजर पेपिला है। नेको पेनक्रियास से कंसीडर करके चला जाए तो आपको इस तरीके से इंफीरियर वेना कावा कंसीडर आप नहीं करेंगे, उस समय आप कंसीडर करेंगे इस तरीके से इसको एब्डोमिनल आयोडा को। ये रिलेशनशिप के सवाल उस समय लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, लेग का नेक ऑफ आयोटा तक कौन सी पहुँच जाती है हमारी इस तरीके से। उसमें बात करें एंटीरियर जो होगा इस तरीके से, पोस्टीरियर क्या होगा ये चीज़ें। एंटीरियर सरफेस बात करते हैं तो एंटीरियर से नेक ऑफ पेंक्रियास में क्या मिलेगा, जैसे ये नेक वाला पेंक्रियास वाला एरिया है, नेक वाला एरिया, नेक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है वो किस तरीके से कमीशन मिलेगा, इस तरीके से जुड़ाव मिलेगा हमारा इस तरीके से किसका, पोर्टल वेन का, पोर्टल वेन फॉर्मेशन मिलेगा इस तरीके से नेक ऑफ पेंक्रियास है। तो नेक ऑफ पेंक्रियास में याद रखना है एक तो पोर्टल वेन फॉर्मेशन, इसमें मतलब इस तरीके से नेक ऑफ पेंक्रियास पे देखने को मिलता है। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ऐसा कुछ खास पॉइंट है नहीं जानने को इसमें। ये फिर टेल ऑफ पेनक्रियास में बताया जाए तो आपको स्प्लीन के सारे रिलेशन आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि स्प्लीन वगैरह वाले सिस्टम में पहुंच गया। बेशक बॉडी की बात करके चलें, बॉडी ऑफ पेनक्रियास की, तो बॉडी ऑफ पेनक्रियास में बात करके चलें तो उसमें आपको बस ये 3 ऑर्डर वगैरह किया, बस उसमें याद रखना सुपीरियर लेवल में क्या रहेगा, सीलियक आर्टरी की जो ब्रांच है इतनी स्प्लेनिक आर्टरी वो इस तरीके से गति करती है, क्योंकि स्प्लीनियर टर्न यहाँ से ओरिजिनेट होता है, स्लीवर टर्न की ब्रांच निकलती है सुपीरियर बॉर्डर पे। उसके अलावा क्या याद रखना है आपको, पोस्टीरियर सरफेस पे क्या याद रखना है आपको, आयोटा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वाली वगैरह वाली ब्रांच होती है, इसको याद रखें, नहीं रखें कोई बात है, बॉडी का आप छोड़ सकते हैं इसको। नेक वाले रीजन के लिए आपको याद रखना है, जैसे पोर्टल वेन का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे नेक पे हो रहा है, और जो टेल ऑफ पेंक्रियास होती है उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ तो इस तरीके से इंसुलिन फॉर्मी जो डेंगर सेल्स ऑफ सेल होती है वो मिलती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा पेंक्रियास भी खत्म हो गया हमारा, तो हमारे इस तरीके सब कुछ ही खत्म हो गया। ये तो मैं थोड़ा सा इसको मैं एम्ब्रियोलॉजी कुछ अच्छा समझा देता हूँ आपसे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एम्ब्रियोलॉजी का, वो आता है इस तरीके से, ये बनती कहते हैं पेंक्रियास वगैरह, तो इस तरीके से गोल ब्लैडर होता है हमारे, गोल ब्लैडर से जोड़ के ये बायोलक इंसर्ट करते हैं किसको, हमारा ये मेजर पेपिला में। तो ये तरह स्टमक है,
ये मेजर फेफड़ा है, इसमें क्या है तरीके से, ये कौन सी बर्ड है हमारी, वेंट्रल बर्ड। तो क्या है इतनी वेंट्रल बर्ड होती है, वेंट्रल बर्ड होती है। और एक कहाँ बनती है हमारे इस तरीके से गॉल ब्लैडर पे, ये हमारी होती है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट ये। और इससे यहाँ पे ऊपर की साइड क्या रहती है, जुड़ी रहती है हमारी डोर्सल बर्ड जुड़ी रहती है, डोर्सल बर्ड जुड़ी रहती है। जब जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये क्या है इस तरीके से घूम के आ जाती है आगे। इसके कारण क्या होता है हमारा आगे चल के, मैं सेपरेट डायग्राम बनाना चाहिए था इसके लिए, सेपरेट डायग्राम में बना लेता हूँ। काम तो ये है, इसमें वाई सेक्शन है, इसमें जब होता है जब घूमती है तो घूमने आने पे क्या होता है, घूम के आने पे ये सेपरेट डक्ट के रूप में नज़र आती है, एक वेंट्रल बर्ड और एक होती है ये जो डोर्सल बर्ड है उसके अलावा ये वेंट्रल बर्ड घूम के आ जाती है आगे। उस पर ऐसे क्या होती है हमारी पोर्टल वेन आके जुड़ने का काम करती है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा ये अलग होने का काम करते हैं, इससे अलग होती है और इससे ये जुड़ती है। इसमें क्या होता है ये वेंट्रल बर्ड अलग हो जाती है। फिर मेन जो होती है डक्ट हमारी इसमें काम करती है, यूँ चलती है इस प्रकार डक्ट हमारी पेंक्रियास की, जिसमें क्या ये तो चलती है। उसके अलावा ये अनसीनेट प्रोसेस के रूप में यहाँ से जुड़ जाता है, जिसमें किसका इंसर्शन हो रहा है हमारा इस तरीके से बाइल डक्ट का इंसर्शन हो रहा है, ये आगे हो जाएगा। ये चीज़ बताने का सिग्निफिकेंस देता है। ये मेन डक्ट है वो कही जाती है हमारे डक्ट ऑफ विसल्वर्स, डक्ट पे ये चीज़ है ना, क्या ये कहती है हमारी डक्ट ऑफ विसल्वर्स, विरसंग आता है डक्ट, मैं ये गलत बता दिया था इसमें, डक्ट ऑफ विरसंग और एक कहा जाती है डक्ट ऑफ सेटोरिनी। ये थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी वाला एस्पेक्ट पे आ गया, लेकिन ये कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बताने लगा, इसलिए मैंने बता दिया। इस प्रकार हमारा ये चीज़ है, काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर करा है इसमें, छोटे मोटे टॉपिक है, मतलब काफ़ी मतलब ऐसे पहचान बढ़ाने वाले टॉपिक तो नहीं है, काफ़ी बस आपको बस याद रखने हैं। थोड़ा सा मैं तरीका ही बता सकता हूँ, याद रखने को मुझे याद नहीं करने क्योंकि मेरे लिए पेपर में नहीं आता है कुछ भी, और मैं फर्स्ट ईयर पास कर चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए इतना सीरियसली टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने सीरियसली लिया। आपके लिए सीरियस है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है। तो सी यू सून।